हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक बेहतरीन टॉपिक को हम लोग बात करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसका जो टॉपिक है वो है हमारा आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे तो हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट में जो बात करेंगे क्लाइमेट चेंज होती क्या है, सेकेंड क्लाइमेट चेंज का काउजेस क्या है, और थर्ड जो हम लोग बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है, और फोर्थ ये हम लोग इसका नंबर जानेंगे, इसके प्रूफ और डाटा और स्टैटिक का एनालाइज करेंगे। ठीक, और जो हम फिफ्थ नंबर में बात करेंगे इसका सॉल्यूशन और एक्शन टू सेव टुमारो, आने वाले दिन के लिए हम लोग सेव करने के लिए, इसको बचाने के लिए सॉल्यूशन और एक्शन क्या क्या लेंगे। और जो सिक्स नंबर की हम बात करेंगे ग्लोबल पॉलिसी रूल्स टू प्रिवेंट, मतलब इसे रोकने के लिए हम लोग ग्लोबल पॉलिसी के बारे में जानेंगे और क्या क्या हुआ, इस पे कौन कौन से पॉलिसी आए और रूल्स क्या बनाया गया इसे रोकने के लिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो क्लाइमेट चेंज होती क्या? क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर, वेदर पैटर्न, इको सिस्टम ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल प्रोसेस। यानी जो क्लाइमेट चेंज है उस क्या होता है कि लॉन्ग टर्म शिफ्ट हो जाता है, टेम्परेचर का चेंजमेंट, वेदर पैटर्न का चेंजमेंट, इको सिस्टम का चेंज होना। क्यों चेंज होना? तो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी के कारण चेंज होना, या फिर नेचुरल प्रोसेस के कारण चेंज होना। अब डाटा के अकॉर्डिंग कि जो 1800 से क्या हुआ है कि जो टेम्परेचर जो बढ़ते जा रही है वो अभी 1800 से बाद तक क्या हुआ कि टेम्परेचर में 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ते हुए देखा गया। किसके कारण? ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि काउजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज का क्या क्या कारण हो सकता है। तो फर्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटी और सेकंड है नेचुरल फैक्टर। ठीक, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण और नेचुरल फैक्टर के कारण चेंज होते। तो हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी को हम दूसरा नाम से हम लोग एंथ्रोपोलॉजी फैक्टर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब इसमें क्या आती है? इसमें आती है बर्निंग फॉसिल फ्यूल, यानी फॉसिल फ्यूल में आ गया आपका कोल, ऑयल, गैस। इसमें क्या होता है, क्या होगा कि इसमें आपका CO2 रिलीज होगा, ठीक, CH4 रिलीज होगा, N2O रिलीज होगा। अब सेकंड जो हम लोग बात करेंगे वो है डिफोरेस्टेशन। यानी डिफोरेस्टेशन मतलब क्या होता है कि पेड़ का कटना, ठीक, कटिंग डाउन ऑफ ट्री इसको डिफोरेस्टेशन। तो इसमें क्या होगा कि जब डिफोरेस्टेशन आपका होगा, जो हमारा ट्री जो है वो एब्जॉर्ब, जो ट्री हमारा है वो एब्जॉर्ब करता है क्या? CO2। तो वो जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो एटमॉस्फेरिक जो है, एटमॉस्फेरिक जो कार्बन है वो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक कार्बन बढ़ जाएगा। ठीक, एटमॉस्फेरिक कार्बन बढ़ जाएगी। इसी में हम लोग बात करते हैं कि FAO के अकॉर्डिंग मतलब फॉरेस्ट एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमेशा हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर जो है वो काटा जाता है पेड़। 10 मिलियन हेक्टेयर पेड़ काटा जाता है हर साल FAO के अकॉर्डिंग। ठीक, आगे हम लोग जब बात करेंगे इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पॉल्यूशन। इसमें है कि जो इंडस्ट्री है वो क्या करता है? तो CO2 रिलीज करता है, ठीक, साथ ही CH4 मीथेन भी रिलीज करता है। और एग्रीकल्चर से हम लोग को कैसे पॉल्यूशन होता है? तो वहाँ के लाइव स्टॉक से भी पॉल्यूशन होती है। एग्रीकल्चर से 24% जो है वो क्या होता है? तो कार्बन एमिशन होता है। इसमें क्या है कि जो वेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? तो मीथेन CH4 रिलीज करते हैं, ठीक, हमारे एटमॉस्फेयर में। अब आते हैं हम लोग नेचुरल फैक्टर जो है हमारा कैसे क्लाइमेट चेंज का कारण बनता है। तो वोल्केनिक इरप्शन से, सोलर साइकिल से और ओशियन करेंट से। देख सकते हैं यहाँ आपका दिया हुआ है कि कॉजेज ऑफ क्लाइमेट, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी और नेचुरल को बिल्कुल अलग अलग डिस्टिंग्वाइज किया गया है। एंथ्रोपोलॉजी में केमिकल फर्टिलाइजर से भी हम लोग क्लाइमेट को हार्म पहुँचाते हैं, डिफोरेस्टेशन से हार्म पहुँचाते हैं, इंक्रीज कर व्हीकल्स जो हमारे गाड़ी चलते हैं उससे भी मीथेन निकलती है, और इमिशन ऑफ GH मतलब ग्रीन हाउस गैस, ठीक, इंडस्ट्री से होती है। इमिशन ऑफ CO2 से निकलती है। और नेचुरली जो फैलती है, जो क्लाइमेट चेंज का कारण होता है वो क्या होता है? सोलर साइकिल होता है, ओशियन करेंट होता है, फॉरेस्ट फायर होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, मेट्रोइड्स होता है, और अलग अलग तरीक़ा के चीज़ होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है
ठीक। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल इफेक्ट और सेकंड जो देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि राइजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में राइजिंग, जो नासा के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में सबसे ज़्यादा गर्मी पाया गया था अब तक के, ठीक। ये नासा के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है। अब सेकंड नंबर की हम जो बात करेंगे मेल्टिंग आइस एंड राइज सी लेवल। अब जो मेल्टिंग आइस की हम बात करेंगे तो इसमें क्या है कि आर्कटिक जो आइस है, आर्कटिक आइस वो क्या हो रहा है कि दिन पर दिन डिक्लाइनिंग हो रही है। और राइजिंग सी लेवल की बात करें तो ये जो सी लेवल है वो हमेशा दिन पर दिन वो बढ़ते जा रही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3.7 मिलीमीटर पर ईयर बढ़ते जा रही है। कब से? तो 2006 से। ये दिया गया है रिपोर्ट NOAA के अकॉर्डिंग। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एक्सट्रीम वेदर इवेंट, यानी एक्सट्रीम हो गया है हमारा वेदर इवेंट। इसमें क्या है, इसमें जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया, हरिकेन, ठीक, ड्राउट, ठीक, फ्लड, वाइल्ड फायर, ठीक, जो जंगल में आग लगता है। इस टाइप की एक्सट्रीम मतलब हो रहे हैं कि कभी भी आपका वाइल्ड फायर हो जा रहा है, फ्लड आ जा रहा है, ड्राउट आ जा रहा है, हरिकेन आ जा रहा है। इस टाइप के एक्सट्रीम आपका वेदर इवेंट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसमें क्या है कि 1 मिलियन जो हमारा स्पेसीज वो क्या है, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक, उसके एक्सटिंक्शन के कगार पे हमारा 1 मिलियन स्पेसीज हो गया है बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट। इसमें क्या आ गया, तो फूड एंड वाटर स्टोरेज। आपका हो गया ड्राउट की वजह से फूड और वाटर शॉर्टेज हो जाता है। आपका ड्राउट हो गया, उसके बाद आपका हो गया क्रॉप फेलुअर। नेक्स्ट जो है हेल्थ रिस्क। इसमें क्या है कि इसमें एयर पॉल्यूशन की वजह से हर साल 7 मिलियन लोगों की डेथ होती है, ठीक। ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है WHO के द्वारा पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है क्लाइमेट रेफ्यूजी। इसमें कि 20 मिलियन पर ईयर आदमी जो है वो क्या करता है, तो रिप्लेस कर जाता है एक जगह से दूसरा जगह। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जुड़ी डाटा। अब हम लोग जानेंगे कि नए डाटे हम लोग जानेंगे कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम लोग डाटा जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं CO2 लेवल की। तो 420 ppm हो गया है। ये हमारा जो डाटा दिया गया है कि 4 मिलियन ईयर में सबसे हाईएस्ट यहाँ तक 420 ppm पहुँचा है। जो ये रिपोर्ट पब्लिश की है वो है NOAA, इसका फुल नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। और नेक्स्ट हम जानेंगे ग्लोबल टेम्परेचर जो राइज हुआ है, हमारा ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ा है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस, ये 1880 से ये बढ़ रहा है। ये जो हमारा डाटा पब्लिश किया है नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो ये नासा है वो US का रिसर्च स्टेशन है, ठीक। आगे हम देखते हैं कि वाइल्ड फायर, जो हमारा जंगल में वाइल्ड फायर हो रही है, ठीक, वो 30% इंक्रीज हुई है 1980 से। ये जो डाटा दी गई है WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वो दिया है आपका डाटा। नेक्स्ट ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशियन में जो एसिडिफिकेशन हो रही है वो 30% मोर एसिड हो गई है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण, यानी इंडस्ट्री से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल निकलने के कारण। अब NOAA ये आपका जो फुल फॉर्म है वो याद कर लीजिएगा, आपको गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछ सकती है, WWF का और नासा का फुल फॉर्म। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि जो क्लाइमेट जो हमारा चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक, उसको हम लोग सॉल्यूशन क्या, कौन से तरीका हम लोग अपनाएंगे सॉल्यूशन के लिए, और आगे जो समय आने वाला है उसको बचाने के लिए कौन कौन से एक्शन लेंगे। तो सबसे फर्स्ट की बात करते हैं इंडिविजुअल एक्शन लेंगे, जो खुद हम लोग कौन कौन से एक्शन लेंगे। तो फर्स्ट है रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, यानी हम लोग क्या करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, ठीक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, ठीक। साथ ही हम लोग साइकिलिंग का यूज़ करेंगे, साइकिल चलाएंगे, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एनर्जी एफिशिएंसी। इसमें हम लोग करेंगे कि LED जो बल्ब है, ठीक, LED बल्ब उसको हम जलाएंगे, ठीक। सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे, सोलर एनर्जी का हम लोग यूज़ करेंगे। साथ ही और ये सारी हम पहलू को अपना कर हम क्या करेंगे कि 10% इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग सेव करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। अब इसमें हम लोग करेंगे कि रिसाइकल करेंगे, ठीक। रिसाइकल यूज़ अपनाएंगे, कंपोस्ट यूज़ करेंगे, ठीक। और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक उसको अवॉइड करेंगे, ठीक। ये सबको यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जो बी नंबर की बात है गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट सॉल्यूशन। गवर्नमेंट के द्वारा और कॉरपोरेट्स के द्वारा क्या सॉल्यूशन दी गई है। तो सबसे फर्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी शिफ्ट। इसमें क्या होगा कि सोलर आपका आ गया, ठीक, वाइंड, ठीक, हाइड्रो पावर, ठीक। ये सब क्या करेगा, माना गया कि 2050 तक हम क्या करेंगे तो हम 10% क्लीन एनर्जी को हम लोग बचाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिफॉरेस्टेशन एंड कार्बन कैप्चर। मतलब रिफॉरेस्टेशन मतलब वहाँ प्लांटिंग करेंगे और कार्बन को कैप्चर होगा। रिफॉरेस्टेशन से प्लांटिंग लगाएंगे तो कार्बन वो कैप्चर करेगा, ठीक। ऐसा बोला जाता है कि 1 ट्रिलियन ट्री अगर हम लगाएंगे तो क्या करेगा 200 GT कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब इसमें क्या है कि हम लोग क्या करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वो अपनाएंगे, ठीक। और क्या करेंगे जो कार्बन का इमिशन है, ठीक, या मीथेन का जो एमिशन है उसको कम करेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या अगला टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ये हम लोग जो बात करेंगे ग्लोबल पॉलिसी एंड रूल्स टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ग्लोबल पॉलिसी क्या बनाया गया था, कौन कौन से रूल्स बनाए गए थे, इसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर की बात करेंगे जो कि पेरिस एग्रीमेंट हुई थी, जो कि 2015 में हुआ था। अब इसमें क्या है कि 196 जो कंट्रीज थे, ठीक, 196 कंट्रीज थे, उन लोग शपथ लिए थे कि उन लोग क्या करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो वार्मिंग है उसको क्या करेंगे कि कम करेंगे, ठीक। 196 देश जो थे वो 1.5 डिग्री सेल्सियस को वार्मिंग को कम करने के लिए इसमें एग्रीमेंट किए थे, उन लोग शपथ लिए थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में आया था। अब इसमें क्या है, अब इसमें है कि ये फर्स्ट मेजर ट्रीटी हुआ था, यानी संधि हुआ था। इसमें क्या है कि इसमें सबसे मेजर ट्रीटी हुआ था ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कट करने के बारे में इसमें बात हुआ था, ठीक। इसमें मेजर ट्रीटी हुई थी जिसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कट करने की बारे में बात हुई थी। अब जो नेक्स्ट है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको SDG 13 के नाम से जाना, इसमें था कि क्लाइमेट एक्शन को ग्लोबल पीरियोडिटी माना गया था, ठीक, ग्लोबल पीरियोडिटी माना गया था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल पॉलिसीज़ के बारे में। मतलब फर्स्ट है हमारा कार्बन टैक्स, ठीक, इसमें कनाडा और यूरोपीय यूनियन में लगाया गया था। इसमें क्या था कि पेनाल्टी लगाया गया था जो पॉल्यूटर है उनको, ठीक, पॉल्यूटर को पेनाल्टी लगाया गया था। सेकंड है बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये जो है वो इंडिया, ठीक, और यूरोपियन यूनियन में ये लागू किया गया था कि बैन करना है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। थर्ड जो है ग्रीन न्यू डील्स जो कि US और यूरोपियन यूनियन के बनना था। ग्रीन न्यू डील्स में क्या करना था, इन्वेस्टमेंट करना था, किसमें, तो रिन्यूएबल रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करना था। इसमें एक सबसे फेमस कोट्स है कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू फील क्लाइमेट चेंज एंड द लास्ट जनरेशन दैट कैन स्टॉप इट। मतलब हम लोग एक पहले जनरेशन है जो हम लोग क्लाइमेट चेंज को फील कर रहे हैं, और लास्ट जनरेशन होंगे जो क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे हम लोग क्लाइमेट चेंज को। ये बात बराक ओबामा बोले थे। ये बराक ओबामा है, ये हमें USA का राष्ट्रपति भी रह चुके हैं।
चलिए वीडियो हुई हमारी ख़त्म। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। मेरा नाम हिमांशु कुमार, हैप्पी सेकेंड ईयर यूजी स्टूडेंट, BAU सापोर। थैंक यू, बाय बाय। मिलेंगे फिर एक नई टॉपिक के साथ एक बेहतरीन जानकारी को ले।